Hello again, this is Brijesh Dubey, and on the behalf of Personal Tutor, welcome again to our channel. And today we are going to discuss a new topic, that is coordination compound. Coordination compound में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको कम पढ़ना है और कम पढ़ के आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है फॉर बोथ जेई मेंस नीट की बात कर लें या फिर आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर लें। बोर्ड एग्जाम में क्या है कि एक आपका बेसिक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लेवल आता है और नीट और जेई की अगर बात करें तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा एक एम्फेसाइज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेमिंग। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं इसकी डिटेल स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम उसके बिहाफ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात करें जो आपने बताया आईपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट सम ऑफ द थ्योरीज जो जैसे वर्नर्स थ्योरी हो गए, उसके पोस्टुलेट हो गए, उसके बिहाफ पे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में जो उसने बताया, फिर उसको मॉडर्न कंसेप्ट से कैसे चेंज किया गया। उसके बाद फिर अब आ जाता है सेकेंड थ्योरी दैट क्लियर्स सम क्राइटेरिया जो आप अर्ली कंसेप्ट से मॉडर्न कंसेप्ट में आते हैं उसको लेके इन्होंने बताया इन द वीवीटी। एंड वीवीटी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको बाद में फिर क्लियर किया गया सीएफटी से। एंड फिर इन सभी के लिए एक थ्योरी वाइज जैसे हम पोस्टुलेट वगैरह हैं उसके प्रॉपर हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमारे चैनल पे आप जब किसी वीडियो को देखते हैं सो उसको जरूर लाइक और शेयर करिए, ये हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। सो लेट्स गो अहेड। एंड उसके बाद फिर आता है आपका कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कि सीएफटी के बेसिस पे ही बताया जाता है। अगर हम बात करें सीबीएसई की तो इस साल सीबीएसई ने जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हटा दिया है, यानी सम ऑफ द पार्ट इन दिस चैप्टर आर एलिमिनेटेड। दैट इज यू कैन से जितना आटे में नमक होता है बस उतना ही, ओके बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे अमीन्स वगैरह की या ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स के, तो उसमें तो पूरा पूरा चैप्टर उन्होंने आधा से ज्यादा खत्म कर दिया है और कुछ तो चैप्टर से हटा दिए जैसे कि आपके पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें सिस्टमेटिकली ली गई हैं और उसको आपको अप्लाई करना है। सो लेट्स मूव अहेड, हमारी जो है आगे की कार्रवाई करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में आपको मैं इसको लेक्चर बाय लेक्चर बनाऊंगा तो जस्ट आप वन बाय वन हर एक लेक्चर को देख सकते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिकली आपको मिलेगा। बात करते हैं चैप्टर में सबसे पहली चीज क्या है, दैट इज द आईपैक नेम। आईपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं इसको प्रॉपर हम आपको बता देते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हमें वो करना है क्योंकि देखिए हम अगर चाहें तो इसी वीडियो को 2-3 घंटे का बना सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरीली मैं कुछ चीजें ऐड करते जाऊं जो आपके उसमें ना आए या आपको सिर्फ आपका टाइम बढ़ाएं, स्क्रीन टाइम आई मीन, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। सीधे सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी हम वही करेंगे और उसी को आगे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एक लेवल होगा, उस लेवल के बाद फिर हम बता देंगे कि हाँ ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है, आपको जैसा लेवल पढ़ना है आप उसको वहीं से पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। सो आईपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसा कि मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स है तो इसको हमने बोला है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब डेफिनेटली बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें बहुत, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, अब मैं आपको इनऑर्गेनिक बोलूंगा तो मतलब यही है कि इसमें फैक्ट्स होंगे और वो फैक्ट्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे और उस एक्सेप्शंस के साथ आप जनरलाइजेशन जो उसको हटा दिया जाए तो जनरलाइज कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बात जो है कोई भी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, आपको पता है, लेकिन हम उसको कुछ हद तक परफेक्ट करके स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल लेक्चर बनाया है हमारे 11th क्लास के वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग तो होती है बट वो शेयरिंग एक तरफ से होती है। मतलब आपका जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक मेटल है, मेटल आयन है या मेटल है, सपोज इसके पास कुछ भी चार्ज है x प्लस या x माइनस, और एक लीगेंट है। अब ये लीगेंट क्या होता है,
लिगेंड आर द डोनर स्पीशीज, जो कि केटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है। बस एक कंडीशन है कि वो एक लोन पेयर जो है वो डोनेट करेंगे यानी शेयर करेंगे। यहाँ पे हम डोनेट का मतलब आयनिक बॉन्ड से नहीं है, यहाँ डोनेट का मतलब शेयरिंग से है। वो शेयरिंग कुछ इस तरह से होगी कि हाँ, मेटल जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और लीगेंड जो होता है उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को क्या पसंद होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पसंद होती है, तो दोनों का काम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेटल जो है, मेटल का नेचर जो होता है वो लेने का ऐसे नहीं होता है। मतलब मेटल जो है, मेटालिक, मेटल का मतलब यही हुआ ना, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डोनेट करता है। अब जो डोनेट करता है वो क्या होगा? वो तो लेगा नहीं, तो वो क्या करता है? शेयर करता है। यहाँ पे इस बॉन्ड को हमने कहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड देयर इज द लोन पेयर शेयरिंग बाय द लिगेंड साइड। लिगेंड मींस आपको बता दिया है, ठीक है, दोबारा उस चीज को रिपीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें जितने लिगेंड्स होंगे, ये सब बातें मैं एक ही वाइज में बता दूंगा। आपका चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, बात वही रहती है, ठीक है। तो लिगेंड्स के जितने नंबर्स होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कुछ बालक जो है यहाँ पे ऐसा ना कहें कि इसको हम पहले प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते थे, इसको अब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बोला? तो बेटा मैं उसके लिए ना पूरा प्रॉपर थ्योरी बताऊंगा, उसमें ये भी दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि हाँ, पुराने कंसेप्ट से ये था, नया कंसेप्ट से ये था, इसमें ये लिमिटेशन थी। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताई, ये इनऑर्गेनिक है तो इसमें फैक्ट्स होंगे, और फैक्ट्स में एक्सेप्शंस होते हैं। उन एक्सेप्शंस को हटा के जनरलाइज कंसेप्ट बनाते हैं और उसको हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड। अब देखो, ये जो डायरेक्ट अटैच का जो मेरा ये मुद्दा है वो ये है कि लिगेंड्स मान लो, क्योंकि देखो ये जो शेयरिंग है, ये एक लिगेंड लिया आपने तो वो लिगेंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही शेयर करेगा। वो 2 शेयर कर सकता है, 3 शेयर कर सकता है, 4 शेयर कर सकता है, 6 शेयर कर सकता है। तो शेयरिंग जो है यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि सिर्फ एक ही होगी। तो इस चीज को डाउट ना हो, इसके लिए हमने ये बता देना है कि बॉन्ड कितने बने, यानी नंबर ऑफ लिगेंड। कभी कभी क्या होता है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज FeEn होल थ्राइस 3+, तो इस केस में क्या होगा? फिर अब आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहले उसके कुछ रूल्स होंगे और कुछ मतलब पॉइंट्स होंगे जो ध्यान में रखना होगा कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। सबकी बात हम डिटेल में करेंगे। तो पहले जो मेरा पॉइंट था वो ये कि यहाँ पे बॉन्ड कितने होंगे। जो बॉन्ड्स जो बनाएंगे वो इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड और मेटल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है जो परफेक्ट होते हैं और एक होता है जो इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट इम्परफेक्ट क्या होता है बेटा? मैं पहले ही बता दूं कि इसको हम हर चीज को डिटेल में करेंगे, हर चीज का अलग अलग जो है छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोस हैं, तो आप उसके लिए आप इस चीज को मत वो करिए कि इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक ही टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आपको अगर बाई चांस मान लीजिए डाउट है तो सीधा आप उसी टॉपिक पे जाते हैं और वही चीज देख लेते हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें 2 टाइप होते हैं, यानी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखूं अगर, तो ये कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो जाएंगे हमारे? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक हो जाएगा हमारा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक हो जाएगा हमारा इम्परफेक्ट। अब ये परफेक्ट इम्परफेक्ट के नाम से ही समझ गए होंगे। परफेक्ट क्या होता है? कोई चीज, जैसे गॉड, भगवान, है ना। परफेक्ट मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। इम्परफेक्ट मतलब जिसमें थोड़ी सी कमी हो, मतलब जो अपना नेचर रिटेन ना कर सके, है ना। गौतम बुद्धा हमारे, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो वो परफेक्ट मतलब बोल सकते हैं उनको, परफेक्ट, काइंड ऑफ परफेक्ट। सो परफेक्ट का मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स वो अपने नेचर को हमेशा रिटेन करता है। अब उसका नेचर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा रिटेन करेगा, मतलब वो ब्रेक नहीं हो सकता।
जैसे FeCN6 4-, तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, परफेक्ट है। अब इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको आप फर्दर इस तरह से Fe2 प्लस 6Cn- के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं बच्चों को दिखे ताकि Fe2 प्लस 6Cn-, ठीक है, इस तरह से। अब दो इम्परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट में क्या आ जाता है, सपोज मैंने ले लिया CdCN6 ऊपर 4-, तो ये ब्रेक हो जाएगा CD2+ में एंड 6Cn- में, ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अलावा भी एक मतलब कंपाउंड होते हैं जो कि इसी से रिलेट करके बताए गए हैं, उसमें एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन भी हैं इसके। देखो वो है आपके डबल सॉल्ट। अभी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फर्क क्या होता है, जो डबल सॉल्ट होता है ना वो एडिशन से बनता है, मतलब आपने कुछ नहीं करना है बस ऐड कर देना है, जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐड करने पे कुछ नहीं बनेगा, ऐड हो जाएगा, बस डॉट लगा देना है प्लस की जगह। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पोटास एलम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, क्या करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तो ये जो है अपना पूरे आयंस जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे, पोटेशियम का टेस्ट मिल जाएगा आपको, सल्फेट का टेस्ट मिल जाएगा आपको 2-, एल्यूमिनियम का टेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, पानी का तो टेस्ट मिलेगा नहीं, ठीक है, पानी कोई सॉल्ट तो होता नहीं है, पानी ना ही एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है वो, ठीक है। तो ये अपने जितने भी कंस्टिट्यूएंट आयन हैं उनका टेस्ट देगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डबल सॉल्ट। अब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, जैसे अभी आपने लिया था K4FeCN6 और ये, तो इसमें क्या होता है, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये भाई साहब सिर्फ 4K प्लस FeCN6, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम 4-, क्योंकि इसका 4+ जाएगा, तो आपको पता है रेडॉक्स पढ़ा है 11th में, नहीं पढ़ाया तो उसको भी जाओ हमारे वीडियो पे, रेडॉक्स कॉन्सेप्ट से समझो। FeCN 4- है, FeCN6 4- है, ये फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा, मतलब आपको आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा। जब आप लैब में जाओगे टेस्ट करने तो ये भाई साहब सिर्फ Fk पोटेशियम का टेस्ट देंगे, इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जब इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये फर्दर ब्रेक नहीं हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ ना, जो चीजें जल्दी आसानी से सुलझे ना, है ना, मतलब ये आसानी से डिसोशिएट नहीं होते, उसके इसी की पूरी केमिस्ट्री आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, इसकी नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर इसका कोई और एग्जांपल कोई पूछता है तो आप मोर सॉल्ट का दे सकते हो, ठीक है, और मोर सॉल्ट आप पूछेंगे कुछ बालक कमेंट करके कि मोर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, हैं 11th में इतनी टाइट्रेशन करी, 12th में भी करी, मोर सॉल्ट का फार्मूला नहीं पता है, नहीं पता है, ओके जी। तो फेरस अमोनियम सल्फेट, ओके, अगर हम उसको ठीक से लिखेंगे तो दैट विल बी फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। अब इसको आप एग्जैक्टली क्या होता है वो आप उसमें अपने एनसीईआरटी में और उसमें देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है, वी कैन गो फॉर इट, बट ये आप कमेंट करेंगे हमें बताएंगे तो दैट विल बी ग्रेट, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ऑलराइट, सो हम बच्चे बात करें यहाँ पे, अगली जो बात करने जा रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है और वो है हमारी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी एक जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज है उसको एक्सप्लेन करने का जो सबसे पहले चीज होती है
भले से वो गलत हो, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सप्लेन्ड बाय सम मैनर। जैसे पीरियोडिक टेबल आई थी, तो पीरियोडिक टेबल में हमें वर्नियर, न्यूलैंड और ये सब मेंडलीव, तो मेंडलीव की थोड़ी सी ठीक ठाक थी बाकियों से, मतलब जो पहले दी गई थी, तो इसलिए मेंडलीव को थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला। हालांकि वो टेबल में भी बहुत सारी गलतियां थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक आइकन थी, जो बाद में उसे चेंज कर दिया गया। उसके जो कुछ प्रेफरेंसेस थे, उसके जो बेसिक क्राइटेरिया थे, है ना। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वर्नर ने एक सिंपल सी थ्योरी दे दी। उन्होंने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, अच्छा उनको पता कैसे चला कि ये कॉम्प्लेक्स है कि ये डबल सॉल्ट है, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था उन्होंने लिया था COCl3.6H2O। अब इन्होंने क्या किया था कि इसका AgNO3 से रिएक्शन करवाया था, ठीक है। इससे रिएक्शन कराया था AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। तो हुआ ये कि जब इससे रिएक्शन करवाया तो इनके 3 मोल लगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने अगर COCl3.5H2O से करवाया तो उसमें उनके जो है 2 मोल लगे, और जब COCl3.4H2O से कराया तो उनको 1 मोल ही लगा, ठीक है। और जब COCl3.3H2O से करवाया तो उनको जो है 0 मोल, मतलब कुछ भी नहीं मिला। मतलब यहाँ पे आपको 3 AgCl मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेंगे और यहाँ पे 0 मिलेंगे। अब इसके पीछे साइंस क्या था, लॉजिक क्या था। उन्होंने देखा कि कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूले में तो 3 क्लोराइड है, तो हमें मोल्स कम क्यों मिल रहे हैं, मतलब स्टीशियोमेट्री में कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में दिक्कत है। तो फॉर्मूले को ठीक कैसे किया जाए। उन्होंने बताया कि जो मेटल होता है उसके पास 2 तरीके की वैलेंसी होती है। एक जो वो छोड़ सकता है, यानी वो आयनाइज हो सकती है, और एक जो वो नहीं छोड़ सकता है। जो नहीं छोड़ सकता है उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, और जो छोड़ सकता है यानी लीव कर सकता है, उसको आयनाइज कर सकता है, उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो जो ये क्लोराइड होती है, ये कैसी वैलेंसी होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी होती है। और जो ये H2O वाली बात है, ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो आयनाइज हो सकती है, तो कभी कम या कभी ज्यादा हो सकती है सेम मेटल के फॉर्मूले के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हर मेटल के लिए फिक्स होती है, क्योंकि वो जो है रिएक्शन करती नहीं है, तो वो एक वो होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है जो उसके साथ में अटैच रहता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका स्ट्रक्चर में भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब बेसिकली हम उसको कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको प्रॉपर आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि प्राइमरी आर नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी आर डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि जब डायरेक्शन होगी तभी आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिल पाएगी। तीसरी बात, सॉलिड लाइन से बनाया जाएगा, है ना। जब डायरेक्शन होगी तो सॉलिड लाइन से बनाएंगे, उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, या जो भी आपको आपके माइंड में एनायंस के बारे में ख्याल आता हो, ठीक है बालक, बालिकाओं, ठीक है, दोनों। ओके, सो हियर वी हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन बाय द वर्नर। अब इनसे क्या पता चला, इसमें 3 मोल मिले, इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होनी चाहिए। देखो सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स होती है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए ये पता चलेगा। मतलब ये जो मोल्स मिले हैं ये बताते हैं इनके प्राइमरी वैलेंसी। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, और जो प्राइमरी वैलेंसी से माइनस करके जो फिक्स अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो फिक्स होगी। तो फटाफट से आप बता सकते हैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6, और इसकी 6, और इसकी भी 6।
देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला मेटल की प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इस मेटल की फिक्स होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में यही सब पॉइंट्स से वर्नर्स के आपको प्रॉपर एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स में भी प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, यहां पर एक बात बहुत क्लियर है, वो ये कि जिसको वर्नर ने कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी, वही मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो वर्नर के अकॉर्डिंग था वो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखने का तरीका भी बदला गया। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं उस पूरे को मॉडर्न कंसेप्ट से अगर देखा जाए, यानी इसी फॉर्मूले को मैं बताऊं, COCl3 एंड H2O वाला जो ये फॉर्मूला है, इसके मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जैसे मान लो मैंने लिखा फॉर्मूला COH2O 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3। अब ये जो ये चीज है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीज जो है उसको बोलेंगे हम लीगेंड, ये चीज है इसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, डिपेंड करता है। तो ओके, एटम भी हो सकता है अगर न्यूट्रल है तो, और आयन है तो, चार्ज है तो आयन। इसको जो बोलेंगे दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस इज एनायन जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है। हमेशा मोस्टली इसको आपने वर्नर्स थ्योरी में क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइज, ठीक है बालक इन बालिकाओं। ओके, सो दीज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द, ये पूरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो वो आप माइनस करके निकाल सकते हो, रेडॉक्स पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर से वीडियो रिमाइंड करके आप, मतलब वीडियो रोक के आप जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी खत्म हुई तो सबसे पहले अब जब मॉडर्न कंसेप्ट आता है, मॉडर्न कंसेप्ट यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आईपैक नेम की बात होती है। अब आईपैक नेम आपने उसमें ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, आईपैक नेम आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा, वहां पे आईपैक नेम के लिए आपको चाहिए लीगेंड्स के नाम, जैसे कि पानी को एक्वा बोलते हैं, यानी H2O को एक्वा बोलते हैं, Cl को क्लोराइडो बोलते हैं, Br को ब्रोमाइडो बोलते हैं, I को आइडो। तो ये पूरा मैं प्रॉपर अगर मैं वीडियो में डालूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, और उससे बेटर है कि मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, सिर्फ आपको उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बालकों बालिकाओं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखा जाएगा। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कैटायन, ये आपका फॉर्मूला है, ओके। कैटायन लिखना है, कैटायन के बाद आपको क्या लिखना है, लीगेंड। अब ये लीगेंड जो है वो कैसे लिखे जाएंगे उसको लिए मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना है। अब देखो ये लीगेंड क्या होंगे, लीगेंड का जो नाम होगा, नाम लिखने के लिए आप पूरा जो उनका नाम है प्रॉपर वो एक साथ लिखोगे विद प्रीफिक्स, जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, मोनो, बाय, ट्राई, है ना। अगर वो ऑलरेडी मोनो बाय ट्राई उसमें लगा हुआ है तो आप उसमें बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसे टर्म्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस